हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, जैव प्रक्रम। ये हमारा बायो का पहला चैप्टर है दोस्तों। इससे पहले हमने 1 2 3 4 जो चैप्टर हैं उनके एमसीक्यू आपसे यहाँ सॉल्व करवाए थे। और हमारे चैनल पर आपको 10th का सारा मैथ अवेलेबल मिलेगा। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 8वीं या 9वीं क्लास में हो तो उनके लिए भी मैथ इस पर चल रहा है, तो इससे वो लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वे सभी प्रक्रम जो जीवन के अनुरक्षण का कार्य करते हैं कहलाते हैं। सर्जन, जैव प्रक्रम, श्वसन या उपरोक्त सभी। जो जीवन के अनुरक्षण का काम करते हैं, जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं, उनके रख रखाव करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। लेसन का नाम भी हमारा यही है। सबसे पहले डेफिनेशन हमने आज यही ली है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्लास में आज हम सभी उन प्रश्नों को भी ले रहे हैं, और इससे पहले भी हमने उन प्रश्नों को ध्यान किया है जो एमसीक्यू कहीं ना कहीं आपके पास एग्जाम में पहले आए हुए हैं। जैव प्रक्रम में सम्मिलित होते हैं पोषण, श्वसन, परिवहन, सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, उपरोक्त सभी। तो जैव प्रक्रम में सभी क्रियाएं आती हैं जो शरीर के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सभी क्रियाएं जो है शरीर में होती हैं जो रख रखाव में मदद करती हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाती है। शरीर द्वारा भोजन का अंतःग्रहण और उसका वृद्धि और विकास में उपयोग करने का प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम, श्वसन, पोषण या उत्सर्जन। देखिए, भोजन शरीर के अंदर गया, उसका वृद्धि और विकास में उपयोग हुआ, उसे हम बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं उसे? पोषण। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके उसका खाद्य स्रोतों के विघटन में उपयोग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो हम सांस अंदर लेते हैं, और सांस अंदर लेने से हमें उसका भोजन का अपघटन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पोषण या उत्सर्जन। उसे हम बोलते हैं श्वसन। ऑक्सीजन का अंदर ले जाना, और ऑक्सीजन उसके बाद ऊर्जा हमें उपलब्ध कराती है भोजन के विघटन विघटन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पोषण या उत्सर्जन। जो हम शरीर से उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं, गंदे पदार्थ बाहर निकालते हैं, उसे हम सर्जन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? सर्जन। नेक्स्ट देखिए। सरलतम भोजन है ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन या वसा। दोस्तों, ग्लूकोज जो है वो सरलतम भोजन है। कभी भी आपने देखा होगा जब कोई एथलीट कोई अपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके हटता है, तो तुरंत उसको जो है एनर्जी देने के लिए जो उसके कोच हैं, ग्लूकोज का एक गल्ला लगवा देते हैं, एक चम्मच ग्लूकोज फटाफट खिला देते हैं, ताकि उसके शरीर को तुरंत एनर्जी मिल जाए जो उसने भी खर्च की है। वो सरलतम भोजन है। वे जीवधारी जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। स्वपोषी, संपोषी, परजीवी या उपरोक्त सभी। अपना भोजन बनाने वाले, स्वयं बनाने वाले जीव होते हैं स्वपोषी, है वो स्वपोषी। की वह विधि जिसमें एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारियों पर निर्भर करता है कहलाती है। स्वपोषी, विषमपोषी, मृतजीवी या उपरोक्त सभी। दूसरे जीवधारियों पर निर्भर करता है, वो विषम पोषी पोषण है। कौन सा होता है ये? विषम पोषी पोषण। अगला देखिए। हरे पौधों में पोषण की विधि कौन सी है? अभी ऊपर बताई थी हमने, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, परजीवी या मृतजीवी। तो स्वपोषी, हरे पौधे स्वजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब यहाँ पे खाली पौधे नहीं लिखा, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये भी आपने ध्यान रखना है, अभी उसका भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए। कवक में पोषण का प्रकार कौन सा होता है? स्वपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण, परजीवी या मृतजीवी। जितने भी कवक होते हैं दोस्तों, वो मृतजीवी होते हैं, मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला देखिए। अमर बेल में पोषण का प्रकार है स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण, परजीवी या मृतजीवी। अभी ऊपर बताया था अमर बेल परजीवी होती है।
दूसरे जीवित पौधे पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करती है। जैसे मैंने अभी मृतजीवी वाला बताया, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। ऐसे किसी जानवर का नाम बताओ जो पैदा होने के बाद अपनी माँ को खा जाता है इंटरेस्टिंग? और उसका नाम है बिच्छू। बिच्छू क्या करता है, जब बिच्छू के बच्चे पैदा होते हैं वो अपनी माँ की कमर पर बैठ जाते हैं और तब तक उसका पोषण करते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाती। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताया देखिए हमने। आप अगला देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए मृत जीवों पर निर्भर करता है कहलाती है स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण, परजीवी या मृतजीवी। अब मृतजीवी ये देखिए, ये मृत जीवों पर निर्भर करती है तो कौन सा पोषण है? मृतजीवी पोषण, ठीक है। अगला देखिए, पोषण की वह विधि जिसमें एक जीवधारी अपना भोजन दूसरे जीवधारी के शरीर से प्राप्त करता है कहलाता है। अब एक जीवधारी दूसरे जीवधारी, यहाँ पे जीवित भी लिख सकते हैं, जीवित जीवधारी है ना, दूसरे, हाँ ये लिखा हुआ दूसरे जीवित जीवधारी, दूसरा जीवधारी भी जीवित होना चाहिए। ऐसों को स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण, परजीवी या मृतजीवी, ऐसों को बोलते हैं परजीवी, ठीक है। जैसे गोल कृमि है, फीता कृमि है, चपटा कृमि है, प्लाज्मोडियम है, अमरबेल है, जो दूसरे जीवों पर जीवित रहते हैं, हम क्या बोलते हैं? परजीवी। वेरी इंटरेस्टिंग। परजीवी का उदाहरण है अमरबेल, प्लाज्मोडियम, गोलकृमि या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ उपरोक्त सभी अभी बता के हटाऊं मैं, प्लाज्मोडियम जो है ये भी परजीवी है, अमरबेल भी परजीवी है और गोलकृमि भी परजीवी है। अगला देखिए, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ये तो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता ही होगा। स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण, सर्जन या विषम पोषी पोषण, ऐसा को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश संश्लेषण। अगर पौधों के भोजन बनाने की विधि को प्रकाश संश्लेषण हम कहते हैं। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सी बात है, सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। प्रकाश संश्लेषण ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जो है पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से बनाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर को दर पर किस पर निर्भर करती है? अब प्रकाश संश्लेषण की दर आपने ये बताना है कि पौधे में किस पर निर्भर करती है। अब यहाँ देखिए, प्रकाश पर, क्लोरोफिल पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर या उपरोक्त सभी पर। प्रकाश संश्लेषण की दर उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। प्रकाश कम ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर इफेक्टिव होगी, क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर इफेक्टिव होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तब भी प्रकाश संश्लेषण की दर इफेक्टिव होगी। क्या तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? अब आप बता सकते हो इजीली, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। आपने बताना है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस उत्सर्जित, निकलती कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन निकलती है। कौन सी गैस निकलती है वहां से? ऑक्सीजन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन। अगला देखिए, क्लोरोफिल पाया जाता है, आपने ये बताना है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको पता है किस जानवर का आधार कार्ड बनाया जाता है? शायद नहीं पता। ऐसा कोई पक्षी बता सकते हो जो कभी पेड़ पर ही नहीं बैठता? दोस्तों इस प्रकार का हमने एक वीडियो बनाया हुआ है और हमारे जो फोल्डर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक फोल्डर बना हुआ है प्लेलिस्ट में, वहां पर आप इस वीडियो पढ़ सकते हैं। उसमें आपको ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे। इन्होंने पूछा क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में या इमाइलोप्लास्ट में। तो क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। हरे रंग का वर्णक होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस स्थान पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में या इनमें से कोई नहीं? जहाँ हरा वर्णक होगा वहीं प्रकाश संश्लेषण होगा, तो क्लोरोप्लास्ट में जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ये क्वेश्चन अदल बदल के भी आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने चेंज करके भी दिए हो। तो अपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल,
सूर्य का प्रकाश और जल या उपरोक्त सभी। अब आपको क्या ध्यान रखना, स्वपोषी पोषण किन में होता है? पौधों में। पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या इस्तेमाल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, जल भी होता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगले में देखो, कीटों को खाने वाला पौधा नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। कीट, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को खा जाते हैं। पिंचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप या मनी प्लांट, या इनमें से कोई। मनी प्लांट कीड़ों को नहीं खाता, तो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है या पिंचर प्लांट होता है, ये पौधों को बोल देते हैं। तो इसमें देखिए, अमीबा में पोषण का प्रकार होता है स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण, प्राणी संभोजी या मृतजीवी। तो भोजन का प्रकार अमीबा में होता है प्राणी संभोजी। कौन सा होता है? प्राणी संभोजी। एक कोश के जीव का उदाहरण 24th में देखिए, एक कोश के जीव का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना या उपरोक्त सभी। अमीबा भी एक कोशीय है, उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। एक कोश के जीव कौन से होते हैं? जिनके शरीर केवल एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोश के जीव बोलते हैं। बहुत सारे हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, एंट अमीबा, है ना, हाइड्रा, प्लेनेरिया। तो क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में मानव शरीर में पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती? मुख गुहा, ग्रसिका, अमाशय या क्षुद्रांत। इसका सही आंसर है ग्रसिका। ठीक है। जो ग्रसिका होती है, इसको भोजन नली बोल देते हैं, पाइप, इसमें कोई भी पाचन नहीं होता। अगला देखिए, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में, अमाशय में, आहार नाल में या क्षुद्रांत में। पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत बोलते हैं छोटी आंत को। ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज या इनमें से कोई नहीं। लार में होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। इसको एमिलेज भी बोल देते हैं। ठीक है, टाइलिन एंजाइम होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है मुख गुहा में, अमाशय में, क्षुद्रांत में या ग्रसिका में। दोस्तों, मुख गुहा में प्रारंभ हो जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन प्रारंभ करता है। अगला है 29वां, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। अब प्रोटीन का पाचन देखिए, मुख गुहा में, अमाशय में, क्षुद्रांत में या ग्रसिका में। आपने बताना कहाँ पर इसका पाचन प्रारंभ होता है। और इसका सही आंसर है अमाशय में। अमाशय में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम जो स्रावित होता है, जो प्रोटीन का पाचन प्रारंभ करता है। तो अमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला है देखिए, क्षुद्रांत की भीतरी दीवारों पर उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम, रंध्र, रोम या इनमें से नहीं कोई नहीं। तो बोलते हैं दीर्घरोम, इलीज बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, क्षुद्रांत की भीतरी दीवारों पर उंगली जैसे प्रवर्ध दीर्घरोम कहलाते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं दीर्घरोम किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन वहां कर सकते हैं। अगला देखिए, जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? H2SO4, HCl, HNO3 या सभी। जठर रस में दोस्तों HCl होता है केवल। कौन सा होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये अमाशय से जो है स्रावित होता है। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, अमाशय, यकृत या क्षुद्रांत। मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं यकृत को। क्या बोलते हैं? यकृत हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि होती है। स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? टाइलिन, लाइपेज, पेप्सिन या इनमें से कोई नहीं। टाइलिन, ये बताया था मैंने आपको। कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में बोलता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो है वो एक जैसे ही होते हैं लगभग। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है? अभी भी बताया था, लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन या उपरोक्त सभी। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। ठीक है, पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है इसे। अगला देखिए, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अणुओं में परिवर्तित करता है? लाइपेज, इमाइलेटाइलिन, पेप्सिन या उपरोक्त सभी। तो वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। लाइपेज जो है वसा के अणुओं को छोटे छोटे वसीय अणुओं में कन्वर्ट करता है। इसे इमल्सीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इमल्सीकरण। ऐसे ही पूछ सकता है, इमल्सीकरण किसे बोलते हैं?
जठर रस में उपस्थित होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, श्लेष्मा या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी बताया था मैंने, प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है, मैंने वो भी आपको अभी बताया था। और श्लेष्मा भी यहाँ पर उपलब्ध होती है। श्लेष्मा जो है भोजन को फिसलने का काम करती है ताकि वो अगली ग्रंथियों में आसानी से जा सके। अगला देखिए, अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक मथा जाता है? 1 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे या 2 घंटे? दोस्तों ये बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 घंटे लगभग भोजन जो है हमारे अमाशय में रहता है, वहां इसका मन। अब देखिए, जठर रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? अब जठर रस में हमने क्या बताया था? HCl होता है। HCl एसिड है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। कैसी होगी ये? अम्लीय। कौन सा एंजाइम केवल अम्ल की उपस्थिति में ही क्रियाशील होता है? लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन या इनमें से कोई नहीं? आपने क्या ध्यान रखना, जो अम्लीय माध्यम है उसको पेप्सिन के लिए वो बड़ा जरूरी होता है, तो हमारी बॉडी जो है उसी अकॉर्डिंग काम करती है। वहाँ HCl भी स्रावित करती है और साथ ही पेप्सिन होता है जो वहां पर काम करता है। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगा वहां। मानव शरीर में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या 9 मीटर? 9 मीटर होती है दोस्तों। ठीक है, क्या होती है इसकी लंबाई? 9 मीटर। और आहार नाल क्या होती है? सारे शरीर में ऊपर से नीचे तक, जहां से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है वहां से नीचे तक, यानी कि आप ये मानो मुख गुहा से मल द्वार तक की जो लंबाई है उसको आहार नाल बोलते हैं। क्या वो लगभग 9 मीटर की होती है। ठीक है। मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? क्षुद्रांत की लंबाई, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपने ध्यान रखना है। क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर, 5.5 मीटर, 6.5 मीटर, 7.5 मीटर। ये लगभग 6.5 मीटर होती है। कितनी होती है ये? 6.5 मीटर। आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट होता है ये क्षुद्रांत, छोटी आंत। अगला देखिए, मानव शरीर में भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है? गुहा में, अमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? आपने बताना है कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है। क्वेश्चन यहाँ पर बदल कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे छोटी आंत लिखा हुआ है। वहां पर हमने एक बार पहले भी एक क्वेश्चन लिया है, वहां पे हमने क्षुद्रांत लिखा था। आपको पता होना, क्षुद्रांत और छोटी आंत एक ही चीज होती है। पाचन जो है वो छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 24 ATP, 38 ATP, 48 ATP, 40 ATP? यहाँ पे 38 अणु ATP लिखना चाहिए, जो ज्यादा बेटर रहेगा। 38 अणु ATP। यहाँ अणु लिखना जरूरी था, ये अणु नहीं लिखा हुआ है, तो कितने होते हैं? 38 अणु वायवीय श्वसन में उसके एक अणु द्वारा प्राप्त होती है एनर्जी। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, पेशियों में, ईस्ट में या इनमें से कोई? वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, पेशियों में, ईस्ट में या इनमें से कोई नहीं? ईस्ट में। कहाँ होता है ये अवायवीय श्वसन? ईस्ट में होता है। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल या उपरोक्त सभी? वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद आपको क्या मिलता है, आपने ये बताया। और इसका सही ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उत्पाद होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा जो वायवीय श्वसन में मिलती है। ऊर्जा हमारे शरीर में काम आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। जल जो है मूत्र के द्वारा या पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल या उपरोक्त सभी? अवायवीय श्वसन में आपने क्या ध्यान रखना दोस्तों? इथेनॉल बनता है। शराब बनाने की प्रक्रिया जो है अवायवीय श्वसन के द्वारा ही होती है, जिसमें ईस्ट जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, वायवीय श्वसन में यहाँ अवायवीय श्वसन आएगा, गलत लिखा हुआ ये अवायवीय श्वसन है, इसको यहाँ मैं ठीक कर देता हूँ। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 2 अणु ATP, 3 अणु ATP, 4 अणु ATP या 5 अणु? 2 अणु ATP के प्राप्त होती है।
एटीपी क्या होती है? एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। कई बार आपसे ऐसे भी पेपर में पूछा जा सकता है, पहले कई बार आया हुआ है एक क्वेश्चन, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा मापने की इकाई एटीपी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लार ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि या अग्नाशय? अब आपने बताना है कि जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? यकृत। कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। नेक्स्ट देखिए, जंतुओं में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन या उपरोक्त सभी? दोस्तों, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचित होता है। मानव पेशियों में ये किस शब्द है बच्चों? किस अमल के कारण क्रैम्प्स आते हैं? लैक्टिक अमल, एसिटिक अमल, ऑक्सैलिक अमल। और इसका सही आंसर है लैक्टिक अमल। ठीक है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति उतनी नहीं हो पाती जितनी हमें जरूरत होती है, तब ये क्रैम्प्स आते हैं, जैसे अधिक व्यायाम करने पर आ जाते हैं ये। कोशिकाओं में ऊर्जा की मुद्रा क्या है, यानी कि इकाई क्या है? कोशिकाओं में ऊर्जा कैसे मापते हैं? एटीपी अभी बताया था हमने, एटीपी के फॉर्म में हम ऊर्जा का मापन करते हैं। प्रांत की लंबाई छोटी होती है मांसाहारी जीवों में, शाकाहारी जीवों में या सर्वाहारी जीवों में? इनमें से कोई नहीं। तो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें क्षुद्रांत की लंबाई, और जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें क्षुद्रांत की लंबाई जो है वो लंबी होती है। देखिए, ग्लूकोज का पाइरूवेट में उपचयन कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन, हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए इसका सही है, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोलिसिस। अगला देखिए, ग्लूकोज का पाइरूवेट में उपचयन कहाँ होता है? पेशियों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या इनमें से कोई नहीं? ग्लूकोज का पाइरूवेट में जो उपचयन है वो कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ये क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइरूवेट का सूत्र है CH3C डबल बॉन्ड O COOH या CH3C डबल बॉन्ड O CH3 या CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl और COOH? पाइरूवेट का सूत्र है CH3C डबल बॉन्ड O COH। ये पाइरूवेट का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, लैक्टिक अम्ल का सूत्र है CH3CO CH3COOH या CH3CHOH COOH? और ऑप्शन सी है CH3CH और COOH, और यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है। इसका सही ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन, CH3CH, और यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप है और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है। ये हमारी बॉडी में जो है मांसपेशियों में क्रैंक्स लाने का काम करता है, जिससे अकड़न आ जाती है। त्वचा द्वारा श्वसन करता है केंचुआ, मछली, मनुष्य या इनमें से कोई? केंचुआ जो है वो त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव है। विश्राम क्वेश्चन देखिए, विश्राम अवस्था में मनुष्य में सांस लेने की औसत दर कितनी होती है? 12 से 15 बार प्रति मिनट, 15 से 18 बार प्रति मिनट, 20 से 22 बार प्रति मिनट, 10 से 15 बार प्रति मिनट? वैसे ये आप अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी सांस की दर को देख। तो ऑप्शन है 15 से 18 बार प्रति मिनट जो है औसत सांस लेने की दर हमारे शरीर की होती है। अगला देखिए, स्वस्थ व्यक्ति में के रक्त में हीमोग्लोबिन का परिसर क्या है? 12 से 15 ग्राम प्रति डायलीटर, 12 से 18 ग्राम या 10 से 12 ग्राम या 10 से 20 ग्राम? तो बताना आपने कितना जो है बॉडी में रक्त होना चाहिए। 12 से 18 ग्राम डेसीलीटर जो है वो रक्त होना चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से उत्पन्न समस्या है सांस लेने में परेशानी, थकावट, ऊर्जा की कमी या उपरोक्त सभी? हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी, थकावट भी होगी, ऊर्जा की कमी भी होगी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, सभी पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, ऑक्सीजन संवहन के लिए या उपरोक्त सभी? तो वो जो पौधे हैं, जाइलम जो है जल संवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जल का जो है वो स्थानांतरण करता है पौधे के अंदर। वोमन संपुट डैश से संबंधित है? वृक्क से, मस्तिष्क से, हृदय से या
फेफड़े से। दोस्तों वृक्क से संबंधित होता है, वोमन संपुटिक कीप के आकार की संरचना होती है वृक्क के अंदर। लार का आना है ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया या इनमें से कोई नहीं। आपने सुना ही होगा, गरम गुलाब जामुन देख के मेरे मुंह में जो है पानी आ गया, ऐसा बोलते हैं ना, सुना भी होगा। ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ये किसी उद्दीपन के प्रतिक्रिया है, ये चीज को देख के, बाहरी पदार्थ को देख के। देखिए रक्त वाहिकाओं जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है क्या कहलाती हैं? जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? जो शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाती हैं, धमनियां। क्या बोलते हैं उनको? धमनियां। धमनियां जो है शरीर के दूसरे भागों तक रक्त को पहुंचाने का काम करती हैं। रक्त वाहिकाएं जो रक्त को वापस करने में लेकर आती हैं, शिराएं, धमनियां, महाधमनी या उपरोक्त सभी। शिराएं जो हैं वो वापस रक्त को शरीर में लेके आती हैं। आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना। अगला देखिए, किन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा प्रत्यास्थ होती है? धमनियों की, शिराओं की, महाधमनी या उपरोक्त सभी। धमनियों की होती है, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड जाता है तो वो तेजी से जाता है दूसरे पार्टों में, तब जो है शरीर की जो पेशियां हैं, ये कोशिकाएं हैं, ये मोटी होनी चाहिए, तो धमनियां जो है वो मोटी होती। पित्तरस का कार्य है वसा का इमल्सीकरण, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन या उपरोक्त सभी। तो पित्त का कार्य करता है देखिए, और पित्त का कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण। अभी ऊपर भी बताया था मैंने आपको, पित्तरस जो है वसा के छोटे छोटे अणुओं को छोटे वसीय अणुओं में कन्वर्ट कर देता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? यकृत, अधिवृक्क, पिनियल या अग्नाशय। अब ये बताना है इंसुलिन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है, और इसका सही आंसर है अग्नाशय। क्या आंसर है इसका? अग्नाशय जो है वो इंसुलिन का स्रावण करता है। और इंसुलिन क्या काम करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पादपों में जल एवं खनिज लवणों को ऊपर मुखी गति में सहायता करती है? श्वसन, वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन। जो खनिज लवण है, जल है, वो वाष्पोत्सर्जन की वजह से दोस्तों ऊपर की तरफ गति करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिस डाइफॉस्फेट, एडिनोसिस फास्फेट या एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी होती है एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और एडीपी होती है एडिनोसिस डाइफॉस्फेट। ये ऊर्जा की इकाई है, अभी भी बताया था हमने आपको। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डी अल्कोहलिक अम्ल। तो इसका नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है? डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन बनाने के लिए में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय में रस में पाया जाता है? सुक्रोज, ट्रिप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उपरोक्त सभी। ट्रिप्सिन पाया जाता है दोस्तों। कौन सा पाया जाता है? ट्रिप्सिन। अग्नाशय रस में जो है ट्रिप्सिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उपरोक्त सभी। तो ट्रिप्सिन जो है वो जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता। दोस्तों ये हमने आज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।